नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? दोस्तों 8 बज चुके हैं। हमारा साप्ताहिक जो लाइव प्रसारण का कार्यक्रम है हमारी पंचायत, उसका समय हो चुका है। और इस कार्यक्रम के लिए आज दिन में हमने एक पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी भी दी थी, क्योंकि कल पुनः हम लाइव प्रसारण नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल मैं ट्रेवल में था, जिसकी वजह से लाइव प्रसारण नहीं कर पाया था। और आज का जो हमारा विषय है वह विषय आप सभी के आग्रह पर लिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले इसमें एक बार जुड़ जाएं, एकत्रित हो जाएं, उसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। क्योंकि आज का विषय आप सभी किसान भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके विषय में मैंने एक पोस्ट लिख करके आप सभी को पहले से ही जानकारी दी है। और आज हम बात करेंगे आप सभी से ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट होके, जिससे मैं चाहता हूं कि सभी जो किसान भाई वास्तव में पीड़ित हैं, जो किसान भाई परेशान हैं, उनकी आवाज़ सब लोगों तक पहुंच सके। लाइव हमारा शुरू हो चुका है दोस्तों, आप सभी जुड़ जाएं तो फिर हम इसे चर्चा को शुरू करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो समस्या है खाद की समस्या। मतलब डीएपी, यूरिया जो भी है, उसकी बहुत शिकायतें हमें हर जगह से मिल रही हैं। मतलब मैं क्षेत्र की बात छोड़ दूं तो दूसरे स्टेट से भी इस तरह की समस्याएं सुनने के लिए आ रही हैं कि खाद की बहुत भारी किल्लत है, और जितनी आवश्यकता है उतना मतलब खाद उपलब्ध नहीं है। मारामारी है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका कारण कालाबाजारी हो सकता है, या किसी के पास किसी ने स्टॉक अपना रोक रखा हो है। पता नहीं कारण क्या हो सकता है, प्रोडक्शन नहीं है, जो भी है, लेकिन शिकायत बहुत है। और मुख्य जो शिकायत है वह है खाद की उपलब्धता न हो पाना। उमस भरी गर्मी का मौसम पूरे देश में हो रखा है। मतलब कहाँ तो बारिश हो रही है, अतिवृष्टि की वजह से किसानों की जो कार्तिक की फसल हम बोलते हैं, वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है जगह जगह पर। तो जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ आगे बढ़ करके और सरकार के जो बड़े पदाधिकारी या बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखा, तो जिन जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपना मतलब एक्टिविटी की, आगे बढ़कर हिस्सा लिया है, उनके क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल गया है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, जिनको शायद अभी ये भी जानकारी नहीं है कि अगर हमारे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई है, फ्लड नहीं आया है, तो अतिवृष्टि की वजह से ही सही, लेकिन फसलें तो खराब हुई हैं। और फसलें खराब हुई हैं तो जय श्री किसानों का तो श्याम। नुकसान हुआ है। और किसानों को उसके लिए कोई मुआवजा हर जगह पर तो नहीं मिला है, और किसान परेशान भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान भोले इतने हैं, इतने सीधे मतलब होते हैं कि उनका नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसानों से बीमा के नाम पे मतलब एक प्रीमियम भी ली जाती है। तो बीमा के द्वारा या सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, ये तो उनका हक बनता है। क्योंकि जितने भी मतलब वर्कर हैं, जिस भी तरह के वर्कर हैं, उनमें किसान एकमात्र ऐसा वर्कर है जो जितनी मेहनत करता है उतना पारिश्रमिक उसको नहीं मिल पाता है। दोस्तों आज मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आज आप लोग शायद लेट हो रहे हैं या मुझे कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का कि आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हों। और जो भाई कनेक्ट हो रहे हैं, जो भाई इससे जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को शेयर अवश्य करें। स्वागत है सौरभ भाई आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। आज का मुद्दा है खाद की समस्या, जो किसानों की अभी मुख्य समस्या चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि
आप और दूसरे हमारे जो भाई साथी जो अभी तक जुड़ चुके हैं इससे, वो इस लाइव को शेयर अवश्य करें, जिससे कि जितने भी जो किसान भाई जिनको जानकारी नहीं है या जो किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे, वो भी इस लाइव से जुड़ जाए। तो फिर हम इस पे चर्चा करना शुरू करना चाहते हैं। और आज मैंने जैसा कि बताया था कि आज मेरे पास पैनल में कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं जहाँ अभी हूँ। आज मैं जिनसे भी बात करूँगा उनसे ऑनलाइन कनेक्ट करके ही बात करूँगा। तो आप सभी तैयार रहें, और जो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, जो किसान भाई स्वयं अगर आगे आके अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आगे आएं और अपनी बात रखें। तो प्लीज इसे आप शेयर अवश्य करें। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने इनवाइट किया है बहुत सारे लोगों को, और देखते हैं इनमें से कौन कौन साथी अवेलेबल हो पाते हैं। क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप सभी लोगों को? सौरभ भाई शायद आप सुन पा रहे हो, तो प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए, क्या मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई पड़ रही है आपको? आज दोस्तों, आज कहाँ हैं आप सभी लोग? दी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? सौरभ भाई आप लाइव पर हैं तो प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए, आवाज आ रही है क्या? उदय परमार जी, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लाइव को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी जो हमारे साथी हैं, किसान भाई हैं, मित्र हैं, वो सभी तक पहुंच सके। लाइव कि लाइव शुरू हो गया है और लाइव पर जो चर्चा होनी है, क्योंकि 2 वीक से, मतलब कल भी और लास्ट वीक में भी सैटरडे को हम लाइव नहीं कर पाए हैं, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो खराब हुई है। मतलब निरंतरता में हमारी कमी आई है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हम लाइव नहीं कर पाए। कोशिश मेरी ऐसी रहती है कि लाइव का जो हमारा कार्यक्रम है वो कभी भी मिस ना हो, लेकिन हम 2 सैटरडे हम नहीं कर पाए हैं, सॉरी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आप एक बार शेयर कीजिए, और जो मित्र हमारे इस लाइव पर जुड़ गए हैं प्लीज़ उनमें से कोई मुझे रिप्लाई कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच रही है। उदय परमार जी, क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आज हमारे मित्र कहाँ हैं? वैसे भी आज एक ये भी है कि आज चंद्र ग्रहण है, और क्या बात है। ठाकुर कुलदीप सिंह परमार, स्वागत है भाई आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट पर। थैंक यू उदय परमार जी रिप्लाई करने के लिए कि आप तक आवाज़ पहुंच रही है। तो उदय जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आते रहेंगे साथी जो हैं हमारे, आते रहेंगे। थैंक यू केडी। मैं पूछना चाह रहा था कि एक बड़ा मुद्दा, स्वागत है सोलंकी साहब भारा से आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। मेरा क्वेश्चन अधूरा रह रहा है। मैं पूछना चाह रहा था कि जगह जगह से एक आवाज़ आ रही थी और एक समस्या, एक मुद्दा आ रहा था मेरे सामने, जिसके लिए आज हमारा जो विषय है वह विषय है किसानों की खाद की उपलब्धता की समस्या। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आप
लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है? क्या वास्तव में समस्या है या कुछ लोगों को ही समस्या है? क्या खाद मिलने में परेशानी हो रही है सभी को? भाई मैं अभी बाहर हूँ, आगरा से बाहर हूँ। थैंक यू तोमर साहब, थैंक यू, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट पर। मैं जानना चाहता हूँ कि खाद की समस्या की जो सूचनाएं मेरे तक आई हैं, जिसके लिए मैंने आज का जो विषय चुना है, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता की जो समस्या है, यह समस्या वास्तव में है और सभी लोगों के साथ है या कुछ क्षेत्रों में है? प्रणाम पंडित जी, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। दोस्तों प्लीज जवाब दीजिए जिससे कि हम मतलब चर्चा कर पाए। मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आया, मैंने आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं देना जो आप नहीं जानते हो। आप सब कुछ जानते हैं जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अलविंद सिंह तोमर, थैंक यू। सभी किसान परेशान हैं, आपका जवाब आया है, सभी किसान परेशान हैं, बहुत सुंदर। दीप्ति मई, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। और आज का जो विषय है वो विषय है हमारे इस क्षेत्र में, नॉर्थ रीजन आप कह सकते हैं क्योंकि आप ईस्ट से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी किसानों के लिए खाद की जो उपलब्धता है किसानों के लिए सरकार वह नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सभी किसान परेशान हैं। तो आज की जो लाइव टेलीकास्ट है इसका सब्जेक्ट है खाद की समस्या। तो इस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों और कोई बताएगा कि क्या वास्तव में खाद की समस्या है? केडी, कुलदीप, आप बताओगे खाद की समस्या वास्तव में है या नहीं है? अलविन जी का अभी तक सिर्फ जवाब आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ सभी किसान बहुत परेशान हैं। क्या और कोई भाई हमारा ऐसा है जो जिसकी नॉलेज में हो कि नहीं परेशानी नहीं है और खाद की समस्या नहीं है, ऐसी कोई बात हो? मेरे संज्ञान में तो जो आया है वो यही आया है कि किसान बहुत मतलब बेहद परेशान है। किसान दिन दिन भर खाद के जो केंद्र हैं वहां पर खड़े हो रहे हैं और उमस भरी बेहद मतलब ऐसी गर्मी का इस वक्त मौसम है, चिपचिप वाली बारिश होने के बाद जो गर्मी बढ़ती है ह्यूमिडिटी की वजह से, उमस वाली गर्मी, जिसकी वजह से किसान वैसे ही परेशान है। वायरल और बीमारियां फैली हुई हैं गांव-गांव में। लेकिन अच्छा, कार्तिक की जो हमारी जो फसल होती है वो भी किसान लगभग खो चुका है हमारे क्षेत्र में। उसके बावजूद भी अगली जो फसल लेनी है, फ्यूचर के बारे में सोच करके किसान खाद लेना चाहता है, जिससे खाद मिल जाए तो समय से अपने बिजाई अगली फसल के लिए कर सके, और उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये मतलब ये समस्या जहाँ तक है कई वर्षों से, मतलब हमेशा से हम सुनते आए हैं कि खाद की समस्या रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या हर साल 10 गुना मांग बढ़ जाती है खाद की, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं हो पाता, या छलांग डिमांड ऐसी छलांग लगाती है कि कैलकुलेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जानबूझ के चाहती है कि किसान परेशान ही रहें, किसानों को खाद इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो गई तो शायद वो परेशान नहीं होंगे, और परेशान नहीं होंगे तो फिर नेताओं से पूछने कौन जाएगा। इस वजह से इस तरह की कोई रणनीति शायद तैयार की जाती हो कि पब्लिक को परेशान बने रहना चाहिए, ऐसा कोई विचार हो शायद। आप सभी लोग अगर शांत रहेंगे तो चर्चा में एक मतलब जो चर्चा की एक धार होती है, एक आनंद, मतलब एक चर्चा के जो परिणाम आने होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। सत्यराम जी, स्वागत है आपका इस लाइव में। अगर आप सब लोग शांत बने रहेंगे, आप सब लोग अगर लेक्चर ही सुनने आए हैं, तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे ज्ञान भरे वहाँ वीडियोज़ हैं, मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, और अब तो आजकल तो रील्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। हम जो ये कार्यक्रम चलाते हैं वो गेट टुगेदर का कार्यक्रम है कि हम यहाँ एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हम किसी को न तो लेक्चर देते हैं, ना किसी के लेक्चर यहाँ सुनते हैं। हम
एक समस्या का हल निकालना चाहते हैं, उसके दोषी को ढूंढना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, समस्या क्यों है इस पे बात करना चाहते हैं। ये हमारी पंचायत नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है वो इन उद्देश्यों के साथ शुरू किया है। इसलिए शुरू नहीं किया कि मेरी फेसबुक आईडी पर मैंने एक कार्यक्रम करना है जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, जिससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या जिससे मेरी कोई इनकम छोटी या बड़ी होने लग जाएगी। देखिए, ये इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम आज के समय में टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी समस्याओं के बारे में अपने अपने घर पर बैठे हुए होकर के भी बात कर पाएँ, रख पाएँ। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो समस्या अभी हम आज बात कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो समस्या आगे तक ऐसे लोगों तक जा पाए जो उस समस्या से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, जिसमें हम फेसबुक पर लाइव करते हैं हमारी पंचायत नाम के ये कार्यक्रम, जिसके पिछले कई एपिसोड जा चुके हैं, जिसमें आपने देखा है कि बहुत से ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर हमने चर्चा की है और जिस पर आप लोगों ने बहुत साथ भी दिया है। तो आप लोगों से मुझे चाहिए कि मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, अगर वास्तव में समस्या है तो आप हाँ कहिए, और समस्या नहीं है तो ना कहिए। और अगर समस्या का आपको कारण है तो प्लीज़ आप आइए ना। आप में से कोई लाइव जुड़ना चाहेगा हमारे साथ, आप कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और लाइव जुड़ के अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा और आप अपने घर से बैठे बैठे इस लाइव पर जुड़ सकते हैं। क्या खाद की समस्या की कोई जानकारी आपको उड़ीसा में भी है? दीप्ति, सत्यराम, क्या खाद की समस्या है? आप भी इससे सहमत हैं या खाद की समस्या नहीं है? उदय परमार जी, आपके क्षेत्र में क्या हाल है ये खाद की समस्या की? क्या वास्तव में खाद की समस्या है या कुलदीप भाई, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में, और बहुत सही समय पर आप जुड़े हैं। किसान भी हैं आप, खेती किसानी सबसे परिचित हैं। एक आज का जो विषय है हमारा इस हमारी पंचायत के लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम का विषय है खाद की समस्या। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्षेत्र में या किसानों को वास्तव में इस वक्त खाद की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? क्या वास्तव में खाद की किल्लत क्षेत्र में है, या सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें हवा में हैं कि खाद की समस्या के लिए चिल्लाया जा रहा है लेकिन समस्या कोई नहीं है? ऐसी कोई बात है? कुलदीप भाई, क्या आप जवाब देंगे? सत्यराम जी, उदय परमार भाई और सौरभ भैया, आप में से कोई भी इसका जवाब दें। अलविन सिंह तोमर सहमत हैं। ठीक है तोमर साहब, आपने पहले भी बताया है कि समस्या है और आपका दूसरा जवाब भी इसमें आया है। मैं बाकी सबसे ये जानना चाहता हूँ जिससे कि पूरे क्षेत्र की एक तरह से जानकारी का समझ में आए कि क्या वास्तव में खाद की समस्या है। कुलदीप भाई, अगर आप लाइव पे हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। सत्यराम जी, आप भी प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप लाइव में इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट कर सकता हूं, और आप इनवाइट करके इसमें जुड़ जाएंगे अपने घर, या आप जहां पर भी हैं वहां से जुड़ जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर बात करें, इस विषय पर। कोई एक भाई हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहता हो। आज हमारे पैनल के ओम भैया, आज मैंने इन्वाइट किया हुआ है, हमारे सरपंच साहब हैं मेवली से। अगर वो इस पैनल में आ जाते या इस विषय इस समय होते ना, तो शायद और अच्छी जानकारियां आपको मिल पाती। मैं वेट कर रहा हूं फिर भी आप सभी का। दोस्तों, क्या मुझे ही बोलते रहना है? भाई, जब तक आप समस्या को प्रूव नहीं करेंगे कि समस्या है या नहीं है, तब तक मैं क्या बोल सकता हूँ और उस विषय पर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर समस्या नहीं है तो बताएं, है तो तोमर साहब ने 2 बार इसके लिए बोल दिया, बोला समस्या है, और समस्या से हम सहमत हैं कि ये समस्या है। लेकिन इस समस्या का, अगर हम समस्या पे भी बात करते हैं, तो इस समस्या का मुख्य कारण है क्या? कुलदीप भाई, सत्यराम जी, आप सभी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं जानना चाहता हूं, मेरा बड़ा एक सीधा साधा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि खाद की समस्या जो किसानों को आ रही है, और ये समस्या इस बार कोई नई नहीं है। हमेशा हर साल हम सुनते हैं कि
किसान के लिए खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा, किल्लत हो रही है, लाइनें लग रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसान परेशान है, कहीं किसान बेहोश होकर गिर जाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या हर साल ही हम सुन रहे हैं। अमित भाई वेलकम वेलकम वेलकम। अमित भाई कहाँ हो आप, उड़ीसा हो या कोलकाता, कहाँ से आप अभी देख रहे हैं? तो दोस्तों, मैं हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समस्या का मुख्य कारण क्या है कि जो खाद की समस्या हर साल किसान के लिए हो जाती है। तो अमर साहब आप खाइए, आप पा लीजिए, भोजन हम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी समझ में नहीं आती कि देश में हमारे जो युवा साथी बैठे हुए हैं, ये युवा साथी बहुत मतलब फेसबुक पे बहुत सारे चीज़ें टाइप करते हैं, लिखते हैं। अभी असम आया हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमित भाई, बहुत अच्छे। और कैसे हो आप? प्रवीत राजपूत जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। और मैं समझता हूँ आप यंग एज के हमारे यूथ जनरेशन से हो, तो शायद आप इस लाइव में थोड़ा कुछ पार्टिसिपेट करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे। कहाँ हो प्रवीत भाई? गांव में हो, जयपुर हो, कहाँ हो अभी? अमित बेरा जी, असम में कैसा मौसम है अभी? गौरव भाई कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं अमित भाई। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे तो हूँ और आपको भी देखता रहता हूँ, तो सोशल मीडिया पे तो हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लाइव में आज ही मिल रहे हैं, क्योंकि जनरली मैं लाइव पर खुद नहीं आता हूँ, हमारे पैनल हैं वो आते हैं। और सैटरडे और संडे को वैसे हमारी लाइव 8 to 9 की एवरी वीक ये होती है, फिक्स है। लेकिन मैं पैनल के साथ आता हूँ, उसमें आपको मेरी आवाज़ सुनने मिल सकती है। तो कभी भी आप चाहो, आप सैटरडे और संडे आप फेसबुक पर आप लाइव पर आइए, मैं हमेशा आपको मिलूंगा। मैसेंजर से मिल सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर शायद मेरा आपके पास होगा ही, पुराना नंबर ही है। प्रवीत राजपूत जी कहाँ हैं आप? जयपुर से देख रहे हैं या आप गांव में हैं, कहाँ आए हैं? अच्छा अमित भाई, आपके यहाँ भी राधे राधे। बीरू सर राधे राधे, कैसे हैं आप? बीरू सर, क्या आपको भी लगता है कि खाद की समस्या जो किसानों के साथ हर साल होती है, उसका क्या कारण होगा? बारिश हो रहा है भाई और वर्टेक्स में काम करते थे हम, भूल गए क्या? अमित भाई बिल्कुल नहीं भूला हूँ, हमने साथ काम किया है और मैं अच्छी तरह से, मतलब ऐसा थोड़ी भूल थोड़ी सकते हैं आपको, ऐसे नहीं भूलते, ठीक है। मैं पहली बार ही पहचान गया था। वीरू भाई आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि खाद की जो समस्या है, जो हर साल ही होती है, खाद का रोना, किसान रोते ही रहते हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हेमंत सिंह जी, कुंवर हेमंत सिंह जी, स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट पर। और मैं पूरी मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस लाइव को जयपुर से देख रहे हैं। तो जानना चाहता हूं दोस्तों कि खाद की जो समस्या है, जिसके लिए मैं लगभग लगभग जब से लाइव शुरू हुआ है तब से कई कई बार बोल चुका हूं अभी इस पर, खाद की समस्या, खाद की समस्या। हेमंत भाई राधे 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 राधे। लेकिन मुझे इसका मतलब एक जो सही ऐसे कोई भाई हो जो बात कर सके इस विषय पर, मुझे उनकी आवश्यकता है आज के इस विषय पर। बीरू भाई आप तो आप तो बता ही सकते हैं कि क्षेत्र में आपको जानकारी भी होगी, वास्तव में समस्या जो है वो क्यों है, हर साल क्यों होती है ये समस्या, कि हर साल किसान। नहीं, ये तो बीजेपी हटाओ खाद पाओ, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं तोमर साहब, क्योंकि खाद की समस्या आज की नहीं है, खाद की समस्या काफी पुरानी है। बात इसकी नहीं है कि कौन सा दल है, कौन सी सरकार है, बात इसकी है कि समस्या सालों से है और ये समस्या सबको पता है और हर साल समस्या होती है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है? रीजन क्या है? ये समस्या होने का रीजन क्या है? हर साल एक ही समस्या कैसे हो सकती है?
जो सरकारें इतनी सारी बातें करती हैं, इतने सारे वायदे करती हैं, इतने सारे इंतजामात गिनाती हैं, इतना सारा पैसा, हमारा जो टैक्स का पैसा है, सरकारें खर्च करती हैं। हरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। गुजरात से शायद आप देख रहे होंगे, ऐसी मुझे संभावनाएं हैं आप। तो मैं जो कह रहा था कि एक ही समस्या अगर हर साल हो रही है, लगातार हो रही है, बार बार हो रही है, और इतने सारे बड़े बड़े वायदे करने वाली किसी भी दल की सरकारों के सामने हो रही है, उनकी कार्यकाल में हो रही है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे ये कारण नहीं लगता जो आप कह रहे हैं कि किसी एक दल की सरकार को हटा दें तो ये व्यवस्था हो जाएगी, या दूसरे दल की आ जाएगी तो वो व्यवस्था कर देगी। मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में इस समस्या का मुख्य जो कारण है वो है कालाबाजारी। मुझे लगता है कि खाद्य सरकार का कैलकुलेशन हमेशा सही होता है। राधे राधे भाई, हरेंद्र भाई, राधे राधे। मेरे हिसाब से सरकार का कैलकुलेशन सही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बीरू भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाब आपका आ गया। जब मैंने जवाब दिया है उस समय आप लिख रहे होंगे, और मुझे पता है कि आपने मुझसे पहले ही जवाब दिया है, लेकिन मेरे पास थोड़ा लेट पहुंचा है। खाद ब्लैक कर दिया जाता है, हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है, राजस्थान के लिए बेच दिया जाता है, और जो राजस्थान में जो डीलर हैं वो ब्लैक करते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए बेचते हैं। जो एमपी के हैं वो राजस्थान देते हैं, राजस्थान के एमपी देते हैं। मतलब बॉर्डर पे जो एरियाज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लैक का काम चलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ का यहाँ बेचोगे तो दिक्कत होती है। फिर क्या है कि वो किसानों को पता चल जाता है, नहीं होता। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ब्लैक का काम खाद का किया जाता है, और ये है इस समस्या की मुख्य जड़। और इस समस्या की मुख्य जड़ में मैं खुलेआम आपको ये चीज बोल रहा हूं कि सब लोग भागीदार होते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा सिस्टम इसमें भागीदार होता है। और बहुत तरह के पूजा पाठ, पुण्य, और मतलब जाप करा के, गंगा जी नहा के, कुंभ नहा के पुण्य कमाने के जो मतलब महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसान जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भोजन मिल पाता है, भोजन की कोई कीमत नहीं है। अगर आज गेहूं की, चावल की, अन्न जो है उसकी कमी हो जाए तो क्या भोजन की कीमत का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भोजन की क्या कीमत होगी? कुछ ऐसे अभी विश्व में देश हैं जहाँ पर भोजन नहीं पहुंच पा रहा, और आप सभी जानते हैं कि भोजन वहाँ पर किन किन कीमतों में है। जो चीज़ें आपके यहाँ सैकड़ों में मिल रही हैं वो चीज़ें वहाँ लाखों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे मतलब कई देशों के वाकये हमारे सामने सोशल मीडिया के द्वारा आ रहे हैं। तो भोजन की कोई कीमत नहीं है, और उस भोजन की उपलब्धता कराने वाला किसान ऑलरेडी पहले से ही बहुत परेशान होता है, बहुत तरीके से प्रताड़ित होता है। प्रकृति ही बहुत तरीके से किसान की परीक्षा लेती है। तो क्या जरूरी है कि बहुत सारे कमाने के आपके तरीके हैं फिर भी खाद की कालाबाजारी की जाए, उसी से आप लखपति, करोड़पति, अरबपति होंगे? खून पसीने की कमाई से कमाने वाले किसान का और ज्यादा दिल दुखाना आपको कहां तक मतलब सुखी रहने देगा? मुझे नहीं लगता कि ये एक सही तरीका है पैसा कमाने के लिए। आप हमारे मतलब समाज के उस अभिन्न अंग को प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, एक तरह से मैं कह दूं टॉर्चर कर रहे हो आप। रैगिंग कह सकते हो कि किसान के साथ एक तरह से टॉर्चर हो रहा है, रैगिंग हो रही है कि आप उसी समाज में आप रह रहे हो, उसी समाज में सरकार के द्वारा एक उचित सप्लाई भी भेजी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार पूरी तरह से इसमें निर्दोष है, सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। कोई भी चीज सरकार चाहे तो गलत नहीं हो सकती, चाहे उसमें उपलब्धता हो, काला बाजारी हो, या प्रोडक्शन की कमी हो, जो भी हो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका सरकार तो किसी भी चीज के लिए दोषी होती है, लेकिन हम इसमें बराबर के दोषी हैं। हम इसमें दोषी इसलिए हैं कि जो उपलब्धता है उसको हम काला बाजारी करके
किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हमें बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, हमें बड़े मकान बनाने हैं, हमें अपने बच्चों को बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनाने हैं, चाहे हमारा पड़ोसी जो किसान हो उसके बच्चे के पास पहनने के लिए एक बनियान तक नहीं हो। इस तरह की स्वार्थी प्रवृत्ति हमारी हो चुकी है। सामाजिक तनाव हमने खराब कर लिया है। तो देखिए, हम सनातनी लोगों में कुछ चीजें पहले से आ रही हैं और इन सब चीजों को सब जानते हैं, भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है अभी तक। तो प्रकृति के आप परिणाम देख रहे होंगे। इस साल की जो बारिश देख रहे हैं, मेरी समझ में मुझे लगता है कि प्रकृति हमें कुछ हिंट दे रही है, कुछ हमें क्लू दे रही है कि हमें सुधर जाना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ अच्छी तरीके से आगे पेश होना चाहिए। अभी भी अगर हम अपना सुधार नहीं लाते हैं तो फिर प्रकृति हमें पिक्चर दिखाने वाली है। और जब प्रकृति पिक्चर दिखाएगी तो कुछ पिक्चर कुछ जगह इंडिया में दिख रही है। वो पिक्चर आप देख लीजिए, जैसे पंजाब आज कितना परेशान है, जम्मू कश्मीर आज कितना परेशान है, और वहाँ पर जिन लोगों को ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है, जिन लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है, एक बार आप देखिए कि प्रकृति जब नाराज होती है ना, प्रकृति का कोप इंसान झेल नहीं सकता, कभी नहीं झेल सकता। इसी तरीके से ईश्वर, अगर आप एक हद से ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में दंडित करेगा। ये जो कालाबाजारी, खाद की कालाबाजारी करके जो लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं और जो लोग जिनकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कमाए हुए पैसे से वो चैन से कोई सुख भोग पाएंगे। अब मैं बात करूं अगर सरकार की, तो हम सब तो दोषी है ही, वो मैंने आपको बताया है, लेकिन सरकार इसमें पूर्ण रूपेण दोषी है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम है तो सालों साल से ये समस्या होने के बावजूद भी अभी भी अगर ये समस्या है, इसका मतलब कि सरकार की इच्छा नहीं है इस समस्या को खत्म करने की। मैं तो स्पष्ट तौर पे यही कहूंगा कि अगर सालों साल से एक ही समस्या चली आ रही है और उस समस्या को सरकार आज भी प्रोडक्शन के तौर पर अगर खत्म नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन की अगर कमी इस चीज में आई है, तो फिर सरकार की इच्छा नहीं है इस समस्या को खत्म करने की। और अगर प्रोडक्शन पूरा है, सप्लाई आप अगर किसानों तक नहीं भेज पा रहे हैं, उसमें भी आपसे ज्यादा फिर दोषी कोई नहीं है। अगर आप सप्लाई भेज रहे हैं और सप्लाई भेजने के बाद मार्केट में अगर कालाबाजारी हो रही है, फिर भी इसका दोष आपके ऊपर ही है। क्योंकि जनता ने जो आपको जिस जगह बिठाया है, उस जगह इन सारी व्यवस्थाओं को देखना आपकी ही ड्यूटी है, जनता की ड्यूटी नहीं है। और हेलो रिंकू, कविता जी, अंकुश जी, हाय। मैं क्या कह रहा था कि सरकार पूर्ण रूपेण दोषी है, लेकिन दोषी हम भी कम नहीं है। कि हम हमसे ये है कि जो लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं वो हम में से ही कोई है। हम जो जिस समाज में रहते हैं उसी में वो रहते हैं, हम उन्हें जानते भी हैं। आप कुछ कह रहे हैं रिंकू, कविता जी, रेलवे के उठाओ, क्या रेलवे का क्या मुद्दा है? आप लिख के भेजिएगा, मैं देखूंगा इसे। तो आप, अब एक और समस्या है, एक बड़ी विशेष समस्या है, थोड़ा कड़वा मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप बड़े बड़े महारथी, अभी आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप सभी बहुत आपकी उंगलियां बहुत चलती हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, इसके लिए बहुत उंगलियां चलती हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, खुलेआम मैं बात कर रहा हूं, खुलेआम मैं बातों को रख रहा हूं। इस तरीके से खुलेआम बात रखने में आप लोगों को क्या परेशानी होती है? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, अगर कोई सिस्टम आपके साथ गलत कर रहा है, अगर कोई सरकार आपके साथ गलत कर रही है, तो उसे खुलेआम बोलने में आपको डर क्यों लगता है? कब तक डरोगे? और डरने से आपको अब तक क्या मिल गया? तो मैं तो यही कहूंगा कि
अगर समस्याओं का समाधान करना है तो आपको बोलना तो शुरू करना पड़ेगा। टिंकू कविता जी, अरे रेलवे का जी मुद्दा है क्या? रेलवे की चले गए पर तो बड़ी लाइन हो जाए। ठीक है रिंकू जी, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि रेलवे की जो लाइन हमारे यहाँ जो थी वो बंद कर दी गई है, छोटी लाइन जो थी, और बड़ी लाइन का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि हमारे यहाँ रेलवे की जो छोटी लाइन थी उसको बाड़ी से काट करके सरमथुरा होते हुए और करौली होते हुए सवाई माधोपुर में अटैच किया गया है। बड़ी लाइन वहाँ पर कर दी गई है। और हमारे यहाँ के लिए जितनी मुझे जानकारी है, महेश गर्ग जी हैं हमारे क्षेत्र में, जो कि रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, और उनके द्वारा एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि हमारे क्षेत्र में आगरा से खेरागढ़, जगनेर, तांतपुर होते हुए बयाना के लिए एक रेलवे मार्ग का सर्वे हुआ है। ये सर्वे 2024 में हुआ था और सर्वे जमा हो चुका है, लेकिन हम लोग कभी आवाज उठाते नहीं। अब एक बात बताइए कि अगर मैं अकेला इसके लिए एक आवाज उठाऊं तो उससे क्या हो जाएगा? हम लाखों लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग में से एक व्यक्ति अगर आवाज उठाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? समस्या सबकी है, सुविधा सबकी है, और एक व्यक्ति सिर्फ समस्या के लिए आवाज उठाए। मैं इससे पहले भी इसके लिए बात कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत पहले के मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें रेलवे की जो हमारे यहाँ की समस्या है उसको मैंने उठाया हुआ है। प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। प्रमोद परमार जी, गाँव में हो या बाहर हो, कहाँ हो आप? तो इस समस्या को मैंने आपको बताया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है ना, वो कारण है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को कोई मीडिया भी नहीं उठाता, और मीडिया उठाता है ना तो लीपापोती के तौर पे उठाता है। मतलब समस्या को लिख भी देगा और इस तरीके से लिखेंगे कि उसका असर ही ना हो। और नहीं तो मैं आपको एक बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर मीडिया किसी क्षेत्र की किसी समस्या को हल कराना चाहे, पीछे पड़ जाए, तो सरकारों में दम नहीं है जो कि उस पर काम नहीं करें, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मीडिया एकमात्र ऐसा किसी भी देश में, किसी भी राज्य में मीडिया एकमात्र ऐसा तंत्र है जो सोई हुई जनता को जगा सकता है, जो सच्चाई को सामने ला सकता है। क्योंकि मीडिया को बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मीडिया की बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन मीडिया आजकल क्या है कि मीडिया पहले वाला मीडिया नहीं रहा। मीडिया में फर्क आ गया। बहुत सारा मीडिया भी बहुत हो गया है, लेकिन पहले वाला जो कुछ गिने चुने थे ना, लेकिन वो मजबूत थे, और वो किसी की भी, चाहे वो सरकार किसी की भी होती थी या किसी का भी, मतलब सच को बोला जाता था। वेलकम गौतम जैना जी, कैसे हो आप? लेकिन अभी जो मीडिया है वो चिकनी चुपड़ी बात करने में विश्वास ज्यादा रखता है, समस्याओं को उठाने में विश्वास नहीं रखता। इतनी सारी ढेर सारी समस्याएं हैं, उन्हें छोड़ करके मीडिया पे आप देखिए क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। अरे फला एक्टर को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया, अरे फला व्यक्ति की भैंस चोरी होगी। मतलब ये मीडिया के मुद्दे हैं। अरे जनता के इतने सारे मुद्दों को छोड़ करके, टिंकू भाई कह रहे हैं जब तो कह रहे हैं अपन अपनी क्षेत्र का नाम रोशन हो, ये रेलवे का काम हो। बिल्कुल रिंकू भाई, आप चिंता मत कीजिए, हमसे जितना हो सकता है हम इस समस्या को उठा रहे हैं। हमने वीडियोस भी बनाए हैं, हमने पहले भी, मेरी कई पोस्ट भी हैं, लेकिन इसके लिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेलवे की समस्या को उठाने के लिए आप सभी लोग कम से कम एक एक पोस्ट फेसबुक पर डालिए और मुझे टैग कीजिए, मैं उसे शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक एक छोटी छोटी एक वीडियोस बनाइए, उसमें डिमांड रखिए कि ताजपुर के लिए किसी भी क्षेत्र से एक रेल सेवा शुरू होना आवश्यक है और ये शुरू की जानी चाहिए।
वैसे मैंने इसमें एक कदम और उठा रहा हूँ, मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। और मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर रेलवे या सरकार हमारे यहाँ जो एक ट्रेन की सुविधा थी उसे बंद करके छीनना चाहेंगे ना, तो मैं इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं हूँ। मेरा इसकी एक प्लानिंग हो चुकी है, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि आप सभी खाद की जो समस्या हो रही है, खाद की समस्या पे हमारी बात चल रही थी। आज का सब्जेक्ट है हमारा किसानों के साथ जो खाद की समस्या हो रही है। दोस्तों, इसके जो सॉल्यूशन हैं आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? कि किसानों को खाद की समस्या हो रही है, हर साल की समस्या है और सालों से, और विभिन्न सरकारों में रही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस सरकार में ही ये दोष है या पिछली सरकार में ये दोष था। ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि साहब खाद नहीं है, सरकारी जो दुकानें हैं खाद की, उन पर खाद उपलब्ध ही नहीं है। तो ये बात हजम नहीं होती है। लेकिन आप सभी के हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? प्लीज एक एक आंसर आप दीजिए कि खाद की समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि समस्या तो आप सब भी जानते हो और मैं भी काफी इस पर अभी बोल चुका हूं, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। एक सॉल्यूशन हमें ये दिखता है कि क्या जितनी मुझे जानकारी है हमारे क्षेत्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि सहकारी समितियां होती हैं जिनका काम होता है खाद वितरण कराना। तो इनके शायद कुछ सरपंच या कोई पदाधिकारी चुने जाते हैं, वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। तो पहली चीज, क्या आपने अपने क्षेत्र के सरपंच को लिखित में, मुंह से नहीं, कह के नहीं, ऐसे नहीं वर्बली आपने किसी को बोल दिया कि सर या हमारे यहाँ खाद नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ समस्या है, ऐसे नहीं। एक पेपर पर आप जिस लैंग्वेज में लिख सकते हैं या किसी बच्चे से लिखवा सकते हैं अपने साइन करके, क्या आपने खाद की समस्या के लिए लिख करके पत्र दिया है सरपंच को? उसके बाद अगर सुनवाई नहीं हो रही तो क्या आपने अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय को इस समस्या के लिए लिख करके कोई पत्र दिया है? और अगर नहीं वहां सुनवाई हो रही तो आप अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय तक जा सकते हैं। राधे कृष्णा भाई साहब, राधे कृष्णा। मुनीन्द्र परमार जी, आपका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट पर। कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। यश गौर जी, स्वागत है। चाचा जी, आप कहाँ पर हो? भाई हम थोड़ा सा बाहर हैं आजकल, हमारा कार्य थोड़ा अलग, कुछ विशेष एक ड्यूटी मिली हुई है, अब वहाँ पर है। तो मुनीन्द्र भाई साहब, आज का जो विषय है किसानों की खाद की समस्या। क्या आप इस पर बोलना चाहेंगे? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मुनीन्द्र भाई साहब? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये मेरा इनविटेशन आप एक्सेप्ट कीजिए। आओगे? नाश्ता इंतजार कर रहा है, ठीक है। थोड़ा लंबा इंतजार होने दो। इंतजार का फल मीठा होता है। मैंने आपको इनवाइट किया है, आप शामिल हों मुनीन्द्र भाई साहब। आज हमारे पैनल हमारे साथ नहीं है। वांट्स टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो, बिल्कुल एक्सेप्ट किया है मैंने। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पंकज आनंद जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। धीरी सिंह सिकरवार जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। आज क्या बात है, आज सब लोग बहुत लेट हैं लाइव पर जुड़ने में। अंकुश भाई, हाय, हेलो, कैसे हो? मैंने आपको दोबारा से इनवाइट किया है मुनीन्द्र भाई साहब।
बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा है चाचा जी। नहीं नहीं, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है भाई, चिंता मत करो, बहुत मीठा फल मिलेगा। पंकज आनंद जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो पंकज जी? मैंने इनवाइट किया है आपको, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुनीन भाई साहब हैं। स्वागत है भाई साहब आपका इस लाइव टेलीकास्ट नमस् पर। नमस्कार सभी को। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इधर इनवाइट किया। और जी बिल्कुल। आपकी कुछ अ, आज का थोड़ा सा मैं विषय जानना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, आपको पहले से ही विदित है। आज का तो आज का विषय है किसानों की खाद की समस्या। जगह जगह किसान लाइन लगाए घूम रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, और ये सालों साल की समस्या है। हम्म, जैसा कि देखो गौरव जी, हम पहले ही इस बात को क्लियर कर दें कि ये किसी भी प्रकार की किसी पार्टी या किसी भी उसका कोई मतलब नहीं है। ये आज से बिल्कुल नहीं, बहुत दिनों से ये चीजें चल रही हैं, पहली बात तो। बिल्कुल, यही चीज तो मैंने कही थी कि इसका किसी हम्म, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन समस्या आ क्यों रही है, इसका कारण, एक दो कारण तो मेरी कुछ समझ में आते हैं गौरव जी। जो इसका जी। कारण मेन क्या है, क्या? देखो हर जगह हम सिस्टम को दोषी या करें तो वो भी शायद गलत होगा। एक जो सबसे बड़ी जो चल रही है ना आज की डेट में, जो लोग जैसे यूरिया या जो पहले जो खरीद लेते हैं, आप जैसे अपने यहाँ देखिए, तो आज से एक दो महीने पहले बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने कुछ दो चार छह 10 8 ट्रक जो भी है, बहुत मैंने अपने यहाँ भी देखा मैंने कि लोग अब पहले से ही वो स्टॉक कर लेते हैं। उसको काला और बाजारी कहते हैं। जी जी हाँ जी, बिल्कुल, मैं उसे काला बाजारी इसलिए नहीं कहूंगा कि वो, मैं कह नहीं सकता काला बाजारी के रूप में, लेकिन आप आप समझिए मैं जो कहना बिल्कुल, जो भंडारण कर लेते हैं लोग, उसका क्या है कि उनके पास पैसा असीमित है या पैसा उनके पास ज्यादा है, तो वो उसे भर लेते हैं। भरने के बाद जिस जैसे मान के चलो, एक किसान को अप्रोक्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक नॉर्मल किसान को 8 से 10 कट्टे चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। कम से कम मान लो इतना, एक छोटा सा किसान के लिए बात कर लूं, बिल्कुल, बड़े एक किसानों की एवरेज तो बड़ी। एवरेज यही नीड होती है, एवरेज नीड यही हाँ, होती है। इतनी। अब जी। मान के चलो किसी ने एक उसमें 1,000 कट्टे 2,000 कट्टे, या मान लो 1,000 कट्टे अगर किसी भी गाड़ी में आ रहे हैं, और उसने 10 गाड़ियां अपने पास रखी हुई हैं इस उस उद्देश्य से कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो सरकार द्वारा इतना, देखो कभी भी पूरी पूर्ति हो नहीं पाती, आप भी समझ सकते हो इस बात को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, लेकिन उसको ये पहले ही इतना खरीद लेते हैं या इतना रख लेते हैं कि उसको जब जरूरत पड़ती है तो उसे जो औने पौने दामों में बेचते हैं, और उसे किसान लेते भी हैं, क्या करें, वो परिस्थिति में लेना पड़ता है गौरव जी। एक बात तो मैं एक कहना एक चाहता जी जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत कही गई है, हमने सुनी है, जी भाई साहब, कि डायन भी अपना घर छोड़ देती है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम किसका हक खा रहे हैं? किसानों का। भाई साहब, एक बड़ी विडंबना है गौरव जी, मैं आपके माध्यम से, और इतना समय भी नहीं बचा है, लेकिन मैं कुछ चीजें हैं जो किसान की व्यथा है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। और आप भी किसान परिवार से हो और हम भी किसान परिवार से हैं, और बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल। भारत का जो तबका है वो किसान परिवार से है। बिल्कुल सही कहा मेरी आपने। नजर में किसान से बड़ा देशभक्त ना तो कोई जवान है, ना कोई नेता है, ना कोई है। क्योंकि हर एक, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है भोजन की। बिल्कुल। और आज आप देखिए, लगभग 5 सालों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि किसान हमेशा हानि में ही खेती कर रहा है। एक बार बिल्कुल आप हिसाब लगा दीजिए, उसकी जमीन की वैल्यू लगा दीजिए कि भाई इतना उसके खाद बीज ट्रैक्टर और उसकी खुद की मेहनत अगर आप लगा के देखोगे, तो कभी तो ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी बारिश ज्यादा हो जाएगी, या सूखा पड़ जाएगा, या कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा आने से, मतलब किसानों की फसल उसके घर तक पहुंच नहीं पा रही है। ये बहुत ही सोचने का विषय है गौरव जी, नंबर एक बात। जी।
जैसे हम पिछली अगर बात करें अपने क्षेत्र को लेके, तो बाजरा की फसल पिछले 3 साल से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, आपने देखी होगी। आलू की बिल्कुल सही फसल कहा। आलू की फसल सर्दियों में आलू की फसल सर्दियों में बिल्कुल कई खत्म हो गई। एक साल थोड़ा सा आया था, वो एक साल थोड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद फिर से। नहीं, ये इसमें कहना इसमें चाहता हूं कि हमें, हेलो गौरव जी, मेरी आवाज क्लियर हो रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो देखो, कहते हैं ना कि हमारा जो है सब कुछ है सरकार, क्योंकि और जिस तरह से भारत को अन्नदाता किसान को कहा जाता है, उस अन्नदाता की आज की डेट में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। केवल हम सम्मान करते हैं बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन जो अंदर की बात है, देखो ना तो उसे उचित रेट मिल रहे हैं, ना उसे खाद बीज मिल पा रहा है। जहां तक कोई समस्या आ जाए, ना तो उसके कोई अगर कहीं से कर वगैरह लिया है, उस कर वगैरह में कोई ऐसी छूट, जबकि विदेशों वगैरह में आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो किसानों के लिए बहुत बड़ी एक टेक्निक लो, और वहां के किसानों में बड़ी बड़ी उन्नत जो तकनीक है वो वहां की सरकारें या वो वहां के लोग उन्हें दे रहे हैं। और हमारे यहाँ की आप देखिए क्या कर रहे हैं हम। अगले जो पिछले हम लगभग 50 सालों से, 100 सालों से एक ही खेती करते चले आ रहे हैं कि नहीं नहीं बाजरा नहीं करना है, सरसों करना है, गेहूं नहीं करना नहीं है। जी जी। नहीं, मेरा 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 एक प्रश्न है उन जी काला जी जी। बाजारी करने वालों से, उन सरकार के उन लोगों से जिनकी वजह से ये खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन पूरा है, खाद मार्केट में सरकार की तरफ से पूरा आता है, लेकिन सरकार के कुछ लोग और समाज के कुछ लोग मिलकर के इसकी कालाबाजारी करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है उन लोगों से कि आज सीरिया में जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो हालात हैं महंगाई के, अगर जी उस तरह के हालात हो गए कि अन्न का उत्पादन अपने यहाँ नहीं हो पाया, किसान ने खेती करना छोड़ दिया, तो क्या आपके जी। पास जो पैसा है उससे आप अन्न उपजा लोगे? पैसे से देखो, अन्न की कभी भी, पैसा अलग चीज है। अन्न तो एक ऐसी चीज है जो चाहिए चाहिए आदमी को, और ना उसे उपजा सकते हैं। एक इसकी कोई मुझे एक कीमत चीज नहीं है। याद आई है गौरव जी। हेलो। जी इसका जी हम एक और है, देखो वो, देखो चोर है ना, मैं उन्हें जी चोर ही बोलूंगा। चोर इसलिए बिल्कुल। बोलूंगा कि वो काम इस तरह के कर रहे हैं कि देखो, करने के बहुत बिजनेस हैं, लेकिन जिस तरह उस बिजनेस को ये कर रहे हैं, लोगों तक ना पहुंचना, और फिर उसे जो जो चीज 400 की है उसे 1000, 2000, 3000 तक बेचें, तो किसान उसे लेना पड़ता है और लेके कर रहे हैं। तो इससे बड़ी चोरी कुछ हो नहीं सकती, नंबर एक बात तो। लेकिन जी मैं बिल्कुल। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी कि अगर मान के चलिए पहले हमारे यहाँ कोयले के इंजन चलते थे, जी तो कोयले के इंजन चलते थे तो कोयला सीमित था, तो फिर डीजल के चले, और डीजल के बाद इलेक्ट्रिक के चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आप देख रहे हो कि ये गाड़ियां वगैरह डीजल वगैरह की धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा, जैसे कि हम पुराने समय में खाद का इस्तेमाल करते थे, तो क्या हम कोई उन्नत या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा आए जो बाहर से जो खाद है, जिनको हम जो उर्वरक बोलते हैं, या इनकी खपत कम करके कुछ देसी खाद या कुछ अपना जैसे नीम वगैरह या कुछ ऐसा कुछ सरकार निकाले, जिससे कि किसानों का जो खुद का जो खाद है ना, वो खुद वहां पैदा हो सके। ऐसा कुछ करें तो हम इस खाद की समस्या से निपट सकते हैं गौरव जी। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बड़ी आपको स्पष्ट कहूं कि जी अगर सरकार की इच्छा होती, सरकार चाहे वो किसी भी दल की हो, क्योंकि ये जी जी। समस्या ऐसा नहीं है कि ये समस्या जब से इस दल की सरकार है तब से है, ये समस्या उससे पहले से भी है। नहीं, ये चाहे तो बहुत सरकार पहले से चल किसी रही है, आज से नहीं चल रही है। ये चाहे पहले से है, सरकार समस्या पुरानी सरकार है ये। किसी भी दल की हो, लेकिन सरकार की मुझे यहाँ नहीं कमी लगता। नहीं है, किसी की भी। यहाँ इन जो जमाखोर है उनकी कमी है। नहीं नहीं, मैं इसमें बराबर का दोषी मानता हूं सरकार को, क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो सरकार के जी। पास ना प्रोडक्शन की कमी है, ना सप्लाई की कमी है, और इन काला बाजारी चोरों को रोकने के लिए सरकार के पास पूरी ताकत है और सरकार के पास पूरी जानकारी है। लेकिन सरकार के और समाज के ही कुछ लोग जो मिल करके इस खेल को रच रहे हैं, मैं दोनों को देखो, दोषी मानता हूं।
नहीं गौरव जी, इसका हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर जी देखो जहां जो चीजें नहीं मिल सकती हमें, तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जैसे हमारे आजकल एक पुराना जो हम गोबर खाद वगैरह इस्तेमाल करते थे, आजकल लोगों ने बंद कर दिया, वो उसका इस्तेमाल कम कर दिया। तो उसको ही कुछ उसके कुछ तकनीकियां ऐसी आए कि उसका ही प्रयोग होने लग जाए। कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपके पुराने जो किले वगैरह या जो बने हुए हैं ना, इनमें चूना लगता था। चूना सो आप समझते होंगे शायद, आप अगर पुराने बिल्कुल। घर होंगे तो आपके भी चूने वगैरह के होंगे। जी फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि चूने की जो दीवार है उनकी एज इतनी है, आप पुरानी बिल्डिंग है, किले या कुछ भी देख लो उठा के, वो कोई भी कहीं से भी हिला नहीं है। फिर ये जी सीमेंट ले आए और सीमेंट की एज है 50 साल। जी ये भी कंपनियों ने इस तरह से बनाया कि 50 साल इसकी एज है, तो 50 साल बाद दूसरा घर बनाएगा ही बनाएगा आदमी। आप जी देखिए 50 साल में जितने पुराने सीमेंट से जो घर बने हैं, वो घर सब लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। और जो किले जी 200 300 400 500 साल पुराने किले आज भी खड़े हैं। तो मैं ये जी कहना चाहता हूं कि क्यों ना उस उर्वरक जो विदेशी वाला जो उर्वरक है, जो इसकी इस्तेमाल से हम कुछ स्वदेशी ऐसा बनाएं कि वो हमारी जो जमीन है उसको भी उपजाऊ बनाए, और हमें ये जो समस्या है, इस समस्या से भी निकल सके। ऐसा कुछ रास्ता निकले। देखिए भाई साहब, एक्चुअली है क्या कि पहले घरों की साफ सफाई होती थी और जो कूड़ा निकलता था, पहले चूल्हे जलते थे, उसकी जो राख निकलती थी, पहले जो पशु रहते थे तो उनका जो मलमूत्र होता था उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था और उसका ही खाद बनता था इन सब चीजों का। बिल्कुल। अब ना तो पशु किसी के घर में, ज्यादातर घरों में अब चूल्हे नहीं हैं, और घरों का जो कूड़ा निकलता है उसे नगर निगम या सफाई कर्मचारी आके ले जाते हैं। अब बहुत सी जगह नालियों में बहता रहता है। मतलब जिससे हम घूरा कहते थे, कूड़ा घर कहते थे। कूड़ा घर एक शब्द, मतलब एक नई आधुनिक भाषा का शब्द है, लेकिन घूरा एक शब्द हमारे यहाँ का था जहां हाँ, पर ये कूड़ा एक्चुअल में भूरा इकट्ठा ही किया। बोलते थे उसे, बिल्कुल सही है गौरव जी। हाँ, लेकिन खत्म हो गया, वो खत्म हो देखिए गया। मैं आपका ध्यान वहीं आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से वो घूरा सिस्टम खत्म हुआ है, तब से हमें ज्यादा जरूरत पड़ी है यूरिया खाद डाई इसकी। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, तो उसके लिए जी तो देखिए, मैं सीधी सी बात है, अगर समस्या कोई है तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक सिस्टम दोषी नहीं है। जी जहां जी पर हमारे समाज के कुछ लोग और सरकार के कुछ लोग दोषी हैं इस कालाबाजारी और खाद की कमी के लिए, वहीं हम सभी खुद लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हमने हमारे जो प्राकृतिक खाद का यूज जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। प्राकृतिक खाद को मतलब इकट्ठा करना बंद कर दिया है, बनाना बंद कर दिया है। एक इसमें सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आई है वो आई है पॉलीथीन से, कि पॉलीथीन हमारे घरों पर इतने होने लगी, वो खेतों में जाने लग गई और खेत की उर्वरकता वो कम करने लग गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, और एक इस एक एक इसमें और मैं, आप अपना कंप्लीट करें, फिर मैं एक एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी आप बताएं। कंप्लीट करें। जी जी, आप कंप्लीट करें सर। मैं यही चीज कह रहा था कि इसमें एक बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है कि अब हमारा गांव में जो गांव जो होता है, गांव और शहर का जो अंतर था, वो अंतर था प्यार, सद्भावना, विश्वास और सहायता का। ये चार ऐसे जी जी, शब्द हुआ करते थे जो गांव में हुआ करते थे, शहर में नहीं हुआ करते थे। ये अंतर था। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सर। अंतर गांव आज खत्म कर रहा है। अगर गांव में भी अगर आप अलग अलग घूरे नहीं बना पा रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो गांव में सामूहिक तौर पर आप अपने कूड़े को एक जगह एकत्रित करा के उसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको खाद मिल सकता है, देशी खाद मिल सकता है। और देशी खाद जितनी उर्वरकता इसमें डाई यूरिया जो भी ये बनाया जा रहा है इसमें नहीं है। एक मैं लेकिन इधर गौरव जी एक बस बताना चाहूंगा कि मैं राजस्थान के एक गांव है जो गुजरात के पास पड़ता है, तो मैं वहां किसी कारण से गया। जी तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बनाई है। और उससे पहले मैं एक, तो ये बात बताने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सत्यता ये है गौरव जी कि जी हर आदमी चाहता है कि मेरे घर पे आके दे जाए, और जितनी दिक्कत वो सरकार झेले हम क्यों झेलें। जैसे आपने पॉलीथीन की बात की, जी तो अमेरिका
और आप और देशों में चले जाइए, उनमें प्रत्येक कोई भी आपको पता होगा मजदूर वहां नहीं है, साफ सफाई कर्मचारी वहां कम लोग हैं। वहां क्या है कि पॉलिथीन या जो भी जिस तरह की, यहाँ हमारे यहाँ चाहे जो जहाँ केला खाया फेंक दिया, चाहे जहाँ पॉलिथीन पकड़ी उड़ा के मतलब फेंक दी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों में, मतलब मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ राज्यों को या कुछ को छोड़ के, जैसे हम इंदौर ले लें तो इंदौर आज की डेट में क्लीन सिटी हो गया। कैसे हो गया? वहां के लोग जागरूक हुए। तो गौरव जी मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ हमारे यहाँ उसमें हम भी शामिल हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है वो सरकार सॉल्व करे। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, जैसे कचरा होगा नहीं। पॉलीथीन हम यूज कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर, जहां मकान बनते हैं वहां पॉलीथीनों को 8-10 दिन की इकट्ठी करिए, और जहां कुछ जहां यूज हो सकती हैं उनको, जहां मकान बन रहा है या जहां भी उनको दबाएं उसमें, जहां भूमि जो उपजाऊ नहीं है या जिस तरह की कोई है तो उनका हम कर सकते हैं। लेकिन हमें सब कुछ गौरव जी करा हुआ चाहिए, नहीं है तो फिर सरकार जिम्मेदार। मेरी बात को आप गंभीरता से समझना, पहला नंबर नहीं नहीं। एक टॉपिक। जी। जी। दूसरा टॉपिक सर, आपकी, मैं जो आपको, जी जी। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन मुख्य समस्या क्या है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डाई और यूरिया की आवश्यकता तो रहेगी, और नहीं उसकी रहे, उपलब्धता फिर भी कम ही रहेगी, क्योंकि उपलब्ध देखो, उसमें प्रोडक्शन में कमी नहीं है। मैं देखो आपको पहला ही पॉइंट बोला था कि अनैतिक लोगों का भंडारण बहुत ज्यादा होता है और वो करते अब हैं, ये बात मेरा क्या पहला है पॉइंट कि था गौरव जी। लेकिन बात मुझे क्या एक है बात कि बताइए, गौरव भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि मान के चलो किसी ने चोरी कर ली, वो तो जी चोर है, जी तो हम उस चोर के जाके रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए? हमें भी तो कुछ कुछ ना कुछ रास्ते अपने ऐसे बनाना चाहिए। अगर हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं गौरव जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो हमारी भी बुद्धि इतनी जो होनी चाहिए उतनी विकसित होनी चाहिए। हमें भी अपने, खुद नहीं तो हम इतने रास्ते जरूर कर लें कि हम अपना खाद वगैरह की, जैसे मैं 10 की बात करता हूँ, अब मैं बात पर लौट के आ जाता हूँ उसी पर। तो मैं गुजरात में गया था, तो उन्होंने क्या किया है कि गोबर है ना, गोबर का जैविक खाद बनाया है। और जैविक खाद का प्रोसेस शायद आपको पता हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ। जी बताएं। इसमें क्या है कि गोबर जो हमारा, जो दिनचर्या में जो हमारा गोबर है उसको उसने जो से एक प्लास्टिक टाइप की 1 फीट या 1.5 फीट वाला उस पे गोबर बिछा रखा है। और उसमें कीड़े, जो कीड़े होते हैं ना, जो इनको आप केचुआ समझ लो, या वो अलग टाइप के हैं। तो जी वो क्या करते हैं कि वो एक साइड से उनको डालते हैं तो वो गोबर को खाते खाते नीचे चले जाते हैं, और वो बिल्कुल जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको, चाय की पत्ती होती है ना, इस तरह का गोबर वो खाद बनाते हुए निकलते जाते हैं। और वो लगभग ये प्रोसेस 2 से 3 दिन में वो काफी हो जाता है। कहने का मतलब, आप 10-12 कट्टे अगर चाहोगे तो 10 से 15 दिन में आप उनके माध्यम से निकाल सकते हैं, और वो कुछ ज्यादा महंगे नहीं आते, नंबर एक बात। और ये हमेशा काम, और उसका जो प्रोग्रेस है वो आप एक बार नेट पे सर्च मारिए, इससे बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिक है, और उसकी बहुत अच्छी, मतलब पैदावार में बहुत ज्यादा देखिए, फायदेमंद है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अगर इस समस्या का इस तरीके का समाधान अगर किसी किसान को चाहिए तो उस किसान के पास इस तरह का समाधान है। हम जो आज बात कर रहे हैं जिस विषय पर, अधिकांश किसान की ये बात है, क्योंकि अधिकांश किसान जो है वो इस लेवल के नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकें। गौरव उन्हें जी सबसे देखो, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या आती है, सब कुछ करने के बाद भी डाई और यूरिया की आवश्यकता अब भी रहेगी और बाद में भी रहेगी। प्रश्न ये है कि सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्धता कराने के बावजूद, क्योंकि बाद में कागज दिखाए जाते हैं, रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं, हर साल बाजार में ये जो कमी रहती है, इसको दूर करने के लिए हमें ये भी पता है कि लोग चोरी कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, सरकार ने पूरा दे दिया, हमें महंगा मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेन बात है ये। देखिए सर मैं आपको बताता हूं, वैसे नियम कानून क्या बदले हैं, उसके बाद अभी कुछ चेंजिंग हुआ। पहले कानून ये था कि कोई भी व्यक्ति, मतलब जो ऐसी चीजें उनका भंडारण नहीं कर सकता, जी पहले ये नियम था। शायद जी आपने कई जगह देखा हो, गोदामों पे छापे वगैरह पड़ते थे। जी अब बिल्कुल। उस लेवल पे कुछ नियम में बदलाव है। अगर बदलाव नहीं है तो सरकार जी को ये बदलाव लाने चाहिए कि जी देखो, चोरी बाजारी रोकना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, किसान इसे नहीं रोक सकता, ये आप भी जानते हो।
तो जी इस चोरी बाजारी का एक प्रावधान निकाल सकती है सरकार कि भाई कोई भी व्यक्ति जो सरकारी दुकान है या जिसका भी वो है, उसमें एक लिमिट हो कि इतने तक ही वो रख सकता है, और उससे ज्यादा अगर उसे मिलेगा तो उसे जब्त कर दिया जाएगा। इस तरह के कुछ प्रावधान बनाए। नहीं, मैं तो इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा जी। कि जो भी कालाबाजारी कर रहा है उसे सरकार भी जानती है, उसे वहां का स्थानीय प्रशासन भी जानता है, और उसे जनता भी जानती है। जनता की भी नजर में होता है, ज्यादातर ऐसे लोग सब जानते हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन थोड़ी बोलेगा सी तो बुराई कोई नहीं कीजिए। भाई। नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। एक यस। बात बताइए, अगर आपको दर्द हो रहा है और हम्म। आप चाहते हो कि दर्द खत्म हो जाए, और आप दवा भी नहीं लेना चाहते, आप उसके लिए डॉक्टर के यहां तक नहीं जाना चाहते, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के यहां तक जाना पड़ेगा, आपको तब डॉक्टर कड़वी उसका दवा ट्रीटमेंट खानी करेगा, पड़ेगी। बिल्कुल। तभी डॉक्टर तो आप उसे देखेगा और ट्रीटमेंट कर पाएगा। बिल्कुल। और मेरी समझ में, अगर आपके बीच में कोई चोर और कालाबाजारी बैठा है, आपकी बिल्कुल उससे चाहे दुश्मनी हो, चाहे आपकी बुराई बंधे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए अगर आपको बुराई लेनी पड़े, बुराई लीजिए, शिकायत कीजिए, खुलेआम शिकायत कीजिए। और अगर किसी से नहीं कर सकते हैं ना, हमें बिल्कुल। बता दीजिए, हम इंतजाम कर देंगे। हम जानते हैं इंतजाम करना, हमें बुराइयों से डर नहीं लगता। देखो गौरव जी, प्रत्येक आदमी, आपको बताऊं, आवाज उठाने वाले कम लोग होते हैं, ये इसमें कोई ये कड़ा और वास्ते है। जी, पता कि आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ पता है क्या है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो ऐसा है कि रह आवाज गए आपकी, और आवाज सब क्लियर चीजें में करेंगे। नहीं आ रही, तो समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज अभी क्लियर नहीं। अभी नहीं। अभी हम्म। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए। खैर दोस्तों, नेटवर्क की कुछ समस्या होगी। हमारा आज का विषय था खाद की समस्या, जिसके विषय पे हमने बात की है। भाई साहब दोबारा से एक बार आ गए हैं, शायद वो कनेक्ट होना चाहेंगे और अपनी बात पूरी करना चाहेंगे। आज का हमारा समय भी पूरा हो चुका है। ये एक मुख्य समस्या है, खाद की समस्या है। आप लोग नहीं बोलते हो, ये मुझे पता है। मैं बहुत दिनों से मैं तो कल से प्रयास कर रहा हूँ। हमारे फौजी बाबा को सालों हो गए, जिंदगी निकल गई कि आप लोग बोलना सीखें। और आप बोलते हो ना, तो किन चीज़ों पे बोलते हो, जिन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए। एक दूसरे के नाली के झगड़े, एक दूसरे के नल पर पानी भरने के झगड़े, मतलब जिन चीजों में सहन कर लेना चाहिए और आपसी प्यार बनाए रखना चाहिए, उन चीजों पर आप बोलते हो। और जिन चीजों पर बोलना चाहिए उन पर आप नहीं बोलते हो। जहां आपका अधिकार है, जहां पर लड़ना चाहिए, जहां आपको बोलना चाहिए, जहां आपको अपना हक के साथ बात रखनी चाहिए, वहां आप नहीं बोलते हो। यही आपका सबसे बड़ा दोष है, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें बता दीजिए, हमें क्लू दीजिए, हमें जानकारी दीजिए, काला बाजारियों की जानकारी हमें दीजिए। अगर आप शिकायत नहीं कर सकते ना, हम शिकायत भी करेंगे। और शिकायत छोड़िए, हम छापे डाल देंगे, हम गोदामों को खुलवा के छापे डलवा देंगे। लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए हमारी तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर इस समस्या का हल आपको चाहिए, तो इस समस्या के लिए आपको लगता है कि आपके आसपास के समाज में कोई ऐसा चोर बैठा है जो आपकी नज़रों के सामने आपके हक पे डाका डाल करके उससे पैसे कमा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है, तो उसे ये अधिकार मत दीजिए। उसके खिलाफ बोलिए। आप नहीं बोल सकते, आप हमें खबर कर दीजिए, हम बताएंगे कि बोला कैसे जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे चुप बने रहे तो फिर इसमें दोष आपका होगा, इसमें आप ही पूरी तरह से दोषी रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना प्यार
और अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। हम अगले सप्ताह में शनिवार को एक बार फिर लाइव टेलीकास्ट के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। शुभ रात्रि दोस्तों।